नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं कुछ हमारे ग्रंथ, जो मूल ग्रंथों के श्लोक हैं वो एज इट इज आप लोगों के सामने रखेंगे। जैसे हमने पूर्व निर्धारित किया था कि हमने कुछ बदलाव तो देशकाल पात्र अनुसार किए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो ग्रंथों में लिखी हैं एज इट इज, उनको हम किस प्रकार से समझेंगे। तो हमने मूल जो श्लोक हैं उनके ग्रंथों के अलग अलग कुछ ऐसे श्लोक आज हम रखेंगे आप लोगों के सामने, और प्रयास करेंगे ऐसे ही श्लोक जहां कोई हम अपनी तरफ से एडिट ना करें, जो उनके मूल श्लोक है वो आप लोगों के सामने रखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि उस समय अनुसार क्या बात रखी गई थी और आज उसमें किस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये एक इसमें हमारा कोई ज्यादा एडिट हमने स्वयं से नहीं किया है। तो पहले में ये मान सागरी ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है कि उसका श्लोक आपको ऊपर मिल जाएगा कि यदि भाग्येश भाग्य स्थान में हो, यानी हमारे नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही स्थित है, तो ऐसा जातक अपने भाइयों से अत्यंत स्नेह तथा समान भाव रखने वाला, दानी, देवता, गुरु तथा आत्मीय मित्र, बंधु जनों, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहता है। तो अपने को ये बात यहां इस प्रकार से क्यों बताई गई है, क्यों रखी गई है, वो समझने वाली है। देखिए, नवा भाव भाग्य का होता है, ये तो हम जानते हैं। तो जहां तक भाग्य की बात है वो तो समझ में आता है, लेकिन अभी यहां ये बात क्यों आई है हमारे सामने कि भाई हमें भाइयों का भी बल प्राप्त हो रहा है। ये वाली बात कहने का अर्थ, क्योंकि नवा भाव जो है वो तीसरे भाव के ठीक सामने है। माने अगर हम उसको देखते हैं कि भाई आमने सामने अगर निकल कर आता है, जैसे कि 1 2 3 और ये नवा भाव, तो ये आमने सामने। तो जो तीसरा भाव, जो हम पराक्रम भाव भी मान रहे हैं और हमारे भाई बहनों का भाव भी मान रहे हैं, अगर भाग्येश हमारा बली है तो ग्रंथ हमारा कौन सा है? मान सागरी ग्रंथ। इस ग्रंथ के अनुसार हमें ना सिर्फ बल मिलेगा, हमारे भाग्य का बल मिलेगा, हमें इसका भी बल मिलेगा, भाइयों का, पराक्रम का, यानी कहीं ना कहीं तीसरे भाव का बल भी अपने को बराबर प्राप्त होगा। तो ये मान सागरी अनुसार कही गई बात है। फिर उसमें लोमश जी कुछ बात रखते हैं, तो लोमश जी के श्लोक को आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि जन्म काल में लग्नेश के लग्न भाव में स्थित होने पर जातक सुंदर देह वाला। तो ये बात समझ में आ जाती है कि जातक का सुंदर देह, क्योंकि लग्नेश लग्न में है। ठीक हो गया। तो कई बातें ऐसी होंगी जिनको समझने में थोड़े अपनी को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो हम कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या वो बात वास्तव में बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। तो जातक सुंदर देह वाला, ये तो समझ में आ गया। फिर पराक्रमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि लग्न अपने आप को बढ़िया प्रेजेंट कर सकता है। ठीक हो गया। अतिशय चंचल, भाई बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है, तो अतिशय चंचल भी है। ये बात समझने में कई व्यक्तियों को अभी समस्या होती है कि ऐसा क्यों पराशर ऋषि यानी लोमश जी ने ऐसी बात क्यों कही उन्होंने। तो ये बात क्यों सामने रखी गई? क्योंकि देखिए, अगर हम यहां से देखें, प्रथम भाव के सामने, माने उस जहां प्लैनेट की दृष्टि रहती है, सप्तम भाव, लग्नेश बली होके बैठा है और सप्तम भाव को देख रहा है। लेकिन एक जब भी ये बात आती है दो भार्याओं की, तो एक दृष्टि तो जाती है कि भाई सभी की सहमति से होने वाले विवाह, जैसे आज के 200-300 साल पहले वो उसको हम उस श्रेणी में नहीं रखते थे। माने हमारी कुछ मान्यताओं के अनुसार, अब जैसे
संवैधानिक प्रक्रियाओं के हिसाब से भी कुछ चीजों में अभी काफी ज्यादा बदलाव हो गए। तो ये विचार दो तरह से हमारे मस्तिष्क में आ रहा है कि भाई क्या ये व्याभिचार है या ये एक प्रकार का एक्सेप्टेंस है कि भाई उसका भाग्य, उसका जो वीर्य बल है, उसका जो रज बल है वो पर्याप्त है। तो उसको हम व्याभिचार से नहीं जोड़ रहे हैं, उसके पुरुष के लिए उसके वीर्य बल की बात कर रहे हैं, महिला के लिए उसके रज बल की बात कर रहे हैं कि भाई उसको पर्याप्त सुख मिलेगा और समय अनुसार, जिस समय पर यह बात रखी गई है वहां पर कोई बड़ा देश का जो राजा है उसकी संतुष्टि, या कह सकते हैं कई दफा प्रांतों को जब जीत लेते थे तो वो एक प्रकार से एक अपनी सहमति, भाई हम आपस में मिलकर रहें, तो भाई कहते हैं ये हमारी कन्या है, ये हम आपको दामाद रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो वो एक राजा के लिए जो समर्पण, ये उस प्रकार की बात दिखाई देती है। लेकिन आज के समय अनुसार यहां पर जरूरी नहीं है, देशकाल पात्र अगर हम बात करते हैं कि वो दो भार्याओं वाला होगा ही, लेकिन उसको रज और वीर बढ़ा चढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक हो गया। लेकिन व्याभिचार एक अलग, एकदम अलग विषय हो जाता है, जहां पर कोई व्यक्ति अपने 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 लोगों की जानकारी के बिना, यानी उनकी असहमति से इस प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाता है, तो वो हम गलत श्रेणी में मानते हैं। लेकिन हम उसको, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई सही श्रेणी है, लेकिन देशकाल पात्र अनुसार जो मूल श्लोक हैं उनको सही रूप से रूपांतरित करना अपने को आना चाहिए। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल आप ये बात समझ पाए होंगे कि वो किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कब रखी गई है। तो इस प्रकार के श्लोक हम आप लोगों के सामने आगे भी मूल जो श्लोकों के अर्थ है वो रखते रहेंगे, ताकि हम किसी असमंजस में ना पड़े, सही अर्थ रख सकें। फिर इसमें इसी प्रकार आगे बताया है कि लग्नेश दूसरे तथा 11वें भाव में बैठा हो, वैसे यहां पर दूसरे या 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक लाभ संपन्न होगा, बुद्धिमान, सुंदर स्वभाव वाला, धर्म को जानने वाला, मानी तथा अनेक स्त्रियों से संपन्न होता है। तो यहां पर कुछ बातें, एक तो सामान्यता जब हम दूसरे भाव से रिलेट करते हैं तो वहां पर कई अभी तक भी इसको नहीं जोड़ पा रहे हैं कि दूसरे भाव के बली होने से या लग्नेश के दूसरे भाव में जाने से हमारी बुद्धि पर किस प्रकार का पॉजिटिव असर पड़ रहा है। तो आप इसको खुद से समझिए। दूसरा भाव, अभी हमने चर्चा की, दूसरा भाव कहीं ना कहीं हमारा मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, माने कुछ पुरानी वीडियो में आप देखेंगे या आप हमारा जो जिसको बोलते हैं कि सभी प्रकार के कष्टों का अंत करने वाला भाव, वो दूसरा भाव। दूसरे भाव में नैतिकता की बात होती है, मूल्यबोध की बात होती है। जो अगर मूल्यबोध की बात होगी तो वो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसका असर बुद्धि पर भी धनात्मक पड़ रहा है, तो उसको इसलिए वो बुद्धि के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो ये इसी का एक एक्सटेंशन है। लोमस जी ने ये आगे बात रखी है कि वो अगर लग्नेश का संबंध दूसरे भाव के साथ हो रहा है तो बुद्धि को भी बढ़ाने वाला है, या एक हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको वो पुष्ट कर देगा। सुंदर स्वभाव उसका है। दूसरा भाव सामान्यता हमारे मुख की बात करता है, मुख अच्छा है हमारा। और ये जो अनेक स्त्रियों से संपन्न होना, इच्छा पूर्ति होती है 11वां भाव। तो देखिए अब इसमें भी व्याभिचार नहीं है, इसमें भी कोई इस प्रकार की हिडन एजेंडा नहीं है कि स्त्रियों को लेकर, मतलब मैं पुरुष मस्तिष्क से बात रख रहा हूं, इसी प्रकार से स्त्री मस्तिष्क से भी ये बात पुरुषों के लिए रखी जा सकती है कि कोई गुप्तता नहीं है। देखिए ये गुप्तता मन में रखकर कोई इस प्रकार की चाह रखना पाप तो है, ये बिल्कुल है। लेकिन जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक प्रकार से, उसमें देशकाल पात्र अनुसार, अभी वो शायद पूरी तरह से एक्सेप्ट, माने उसको पूरी तरह हम डिनाई कर रहे, एक्सेप्ट नहीं हो सकता है वो, लेकिन उस समय अनुसार कोई अच्छा राज परिवार का व्यक्ति है,
उसको कोई दूसरा राज्य है वो उसमें उससे एक प्रकार का संरक्षण लेना चाहता है, तो अपने अपने घर में अपने माने उनको दामाद बनाना चाहता है, तो उनका पहले से विवाह है, उसके बाद भी वो अपनी कन्या को उनके साथ प्रेम बंधन में या विवाह बंधन में बांध देते। तो यहां पर जो बहु विवाह हुआ है या अतिरिक्त स्त्रियों के साथ जो संबंध हुआ है वो एक यशस्वी रूप में हुआ है। यहां कोई गुप्तता या छुपकर इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है। ठीक हो गया ना? तो ये दोनों में बहुत बड़ा संबंध है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध में है और उसके सहमति के बिना दूसरे के साथ वो संबंध बनाता है, तो ये पूरी तरह से पाप माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी कंटेस्ट में वो बात कैसे रखी गई है, तो उस परिस्थिति का, क्योंकि हम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो उसके बड़े समर्थक है, पत्नी व्रत धर्म और पति व्रत धर्म का पालन करने के लिए तो बड़े समर्थक हैं हम, तो कैसे उसको बढ़ावा दे दे। लेकिन हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में कभी अगर पत्नी सहमति से कहती है कि भाई हाँ, हमें संतान प्राप्ति के लिए आप ऐसा करें और मेरी पूरी आपकी रजामंदी है, और या वो किसी देश के राज्य अधिकारी के रूप में उसको देखते हैं, तो वो उस समय अनुसार जब वो बात निकली कही गई है उसको उस प्रकार से अपने को समझना है। ठीक हो गया? तो वर्तमान में वो किस प्रकार से कही जानी चाहिए, और व्याभिचार और हमारा अनेक स्त्रियों से संपन्न होना, ये क्या फर्क, मतलब उसके जीवन में इस पक्ष की कोई ऐसी छुपी हुई लालसा नहीं रह जाएगी। उसको तो लगेगा हाँ भाई मुझे पूरा पूरा स्त्री सुख मिला है। ठीक हो गया? तो यहां पर इस शब्द से भी आपको कंफ्यूज या पजल नहीं होना चाहिए। फिर हम आते हैं जातक शास्त्र का श्लोक ट्रांसलेशन लिया है। जातक शास्त्र के अन्य ग्रंथों में भी इसी प्रकार के भावेश का बल बताया गया, जैसे भृगु संहिता में भाव फल अध्याय में कि लग्नेश के लग्न में स्थित होने के, अगर लग्नेश लग्न में स्थित होता है तो वो एक दूसरे ग्रंथ के अनुसार ऐसा जातक निरोगी, तो ठीक है वो निरोगी रहेंगे क्योंकि लग्नेश, तो मतलब एक ही बात को दो अलग अलग ग्रंथ या दो अलग अलग महापुरुष अलग अलग प्रकार से कुछ बातें रखते हैं, तो अपने को वो भी पता करनी है। इसीलिए हमें खाली एक प्रकार का ग्रंथ नहीं पढ़ना है। हमने अगर सामान्यतः हम पराशरी को पढ़ते हैं, हमने पराशरी पढ़ा है, हमने साथ में जैमिनी भी पढ़ लिया, तो हमें कई पद्धतियां समझ में आ जाती हैं, कई विचारधाराएं समझ में आ जाती हैं, और वो अलग अलग जगह अनुसार वो सही अप्लाई की जा सकती है। तो एक ज्योतिषी को अच्छा अन्वेषण के लिए, अच्छे रिसर्च के लिए उसको 2-3 अलग अलग रेफरेंस लेने चाहिए। दीर्घायु होगा, लोकप्रिय होगा, अत्यंत सुंदर शरीर वाला, पृथ्वी संबंधी धन से शोभित होता है। ठीक हो गया? तो उन्होंने इसमें पृथ्वी से संबंधित धन को भी बढ़ा दिया कि भाई जो पृथ्वी में मिलने वाला धन है, मतलब वो अभी तक लौकिक सुख को जोड़ रहे हैं लग्न के साथ। ठीक हो गया? वो अभी पारलौकिक सुख को या कोई ऐसा मोक्षदायिनी पाठ वाला लग्न के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। हालांकि कई ऋषि मुनियों की और भी इसमें कई अलग राय भी आती कि अगर वो मोक्ष राशि होकर, जो भौचक्र में मोक्ष राशि है 4, 8, 12, वो होकर लग्न में स्वग्रही हो जाती है, तो उसकी एक प्री इमेज भी अपने को मिलेगी। तो वो जो जहां पर पृथ्वी संबंध धन से शोभित होने की बात है, वहां पर पृथ्वी के बाद भी मिलने वाले सुख हैं, उनका भी जिक्र कहीं ना कहीं मिलता है। और ये तो मैंने महसूस किया है खुद भी कि जब भी कभी, चाहे वो कहीं भी हो, लग्न में ही नहीं, कहीं भी ज़ोडिएक में जो 4, 8, 12 राशियां अगर बली हैं, काफी बली स्थिति में हैं, तो जीवन में बहुत बड़ा एक मोक्ष पक्ष को जानने का बल बड़ा रहता है। और उसमें कहना ही क्या, अगर मोक्ष राशियों के अलावा जो ज़ोडिएक में मोक्ष राशि है, आपके चार्ट का जो मोक्ष त्रिकोण बली हो जाए, यानी चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव बली हो जाए, तो कहना ही क्या। ठीक हो गया? तो ये दोनों के मिलान से जो भविष्यवाणी की जाती है बहुत अच्छी होती है कि भाई कर्क राशि अच्छी है, चतुर्थ भाव भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, तो कहता भाई
बहुत बढ़िया, जीवन में सुख, मां का सम्मान बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इसके अगेंस्ट कोई बात बोलनी है तो भी हमें तीनों को ही नजर डालनी पड़ेगी। कहते जी कर्क राशि की स्थिति बहुत खराब है, चंद्रमा भी नीच का है, चौथा भाव भी कमजोर है, मां को निश्चित कोई ना कोई समस्या, मां के साथ संबंधों में समस्या होगी, हृदय घात होने का भी डर हो सकता है। तो वो तभी संभव है जब हमने एक अलग प्रकार के ऋषि को पढ़ा और उसके बाद दूसरे अलग प्रकार के, जिसने सिर्फ राशि की बात की थी, फिर हमने कारक ग्रहों की बात भी उसमें जोड़ी, और उसके बाद फिर हमने अपने उस लग्न अनुसार जो चौथा भाव आया वो भी बात उसमें जोड़ दी। तो फिर वो चीज अपने को मिल जाती है जो बहुत नजदीक है वास्तविकता के। तो इसी प्रकार के हम 2-2, 4-4 श्लोकों का ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने रखते रहेंगे, जिसको आप थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ साल्ट ऐड करके तब उसको डिलीवर कीजिएगा, तो वो अपने को सही फलित करने में मदद करेगा। अन्यथा अगर आप ऐसे ही बात बोल देते हैं तो आप भी समझ सकते हैं ये ज्योतिषी का बहुत बड़ा गुण है कि वो बात को किस प्रकार से, सत्य को भी बड़े अच्छे ढंग से सामने वालों के सामने रखे, ताकि उसको कोई बड़ा आघात, मानसिक आघात ना हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के श्लोकों का ट्रांसलेशन आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री रघु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।